हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने एसएससी पीवाईक्यू पार्ट 5 का नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के, जो कि है आज लेक्चर नंबर 15। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 14 तक का रिवीजन हो चुका है एंड उसका प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर। इसी हमारे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, जा करके उन सब का रिवीजन कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, बाकी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है, इस कारण से थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन गैप है मेरे एग्जाम होने में, तो अभी मैं कंटिन्यू लेके चलने वाला हूँ। एंड इस वीक में मैं जो कोशिश करूंगा कि जो सर जितना पढ़ा चुके हैं, जो भी आज एक लेक्चर नंबर जो लगता है 19 तक होने वाला है या 18 तक होने वाला है, तो उसको मैं यहाँ पर कवर अप कर देने वाला हूँ इस वीक में। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा कि बीच में मैं आपको छोड़ूंगा। एकदम शुरू से लेकर के अंत तक मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, अगर सर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आए तो। ठीक है, बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं रिविजन। ठीक है, बाकी आपको बता दें यहाँ पर कि जो लोग अपना कोर्स ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, मैं उनके लिए जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ। हालांकि वो भी कुछ दिन से बंद है, लेकिन आज से उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपको जो है एमसीक्यू करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर फ्री में। तो आप चाहें तो वीडियो से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस करें, तो पीडीएफ उसका जो है आपको मात्र 49 रुपीज़ में मिलने वाला है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, जिसमें आपको एवरेज 100 एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो काफ़ी बेनिफिट है ये। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को लगा लेते हो तो फिर समझो कि आपका हर एक चैप्टर जो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और फिर कहीं से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम जो आईडी दिया रखा है IM कुमार विशु, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, अगर पीडीएफ चाहिए तो। नहीं तो मैं फ्री में ऑलरेडी करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है कि हिमालय की चोटियों की को उनकी ऊंचाइयों से सही मिलान करें। मतलब सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद ऐसे बताना है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है आपका सबसे ऊंची है यहाँ पर, जिसका हाइट आपका 8,848 मीटर है। धौलागिरी की बात करेंगे तो धौलागिरी जो है आपका 8167 मीटर इसका हाइट है। एंड कामेट की बात करेंगे तो 7756 मीटर है। और अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, ये आपका 8078 मीटर है। और कामेट आपका यूके में है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है हर एक हाइट, जैसे धौलागिरी का याद रखना है, कामेट का भी याद रखना है, अन्नपूर्णा का भी याद रखना है, माउंट एवरेस्ट का तो सबका याद रहता है। ठीक है, तो इन सब को भी आपको याद करना है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओवरऑल अगर सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर आपका माउंट एवरेस्ट है। सेकंड हाईएस्ट अगर पूछेगा तो सेकंड हाईएस्ट आपको पता है कि वो K2 है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट K2 है। तीसरा पे आपका कंचनजंगा है। ठीक है, और चौथा बात करेंगे तो चौथा भी आपको याद रखना है। चौथा सर्वोच्च चोटी अगर पूछेगा तो वो माउंट लोत्से है, जिसका हाइट 8516 मीटर है। ठीक है, बाकी K2 को आपको पता होगा 8611 मीटर है। और जो आपका कंचनजंगा का है वो आपका 8598 मीटर है। ठीक है, और ये कंचनजंगा की बात करेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका ये कंचनजंगा, क्योंकि जो K2 जरूर भारत में जरूर है, लेकिन वो पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है, इसलिए उसको हम लोग भारत में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए कंचनजंगा आपको लगा के आना अगर भारत का सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो। ठीक है, बाकी ये कहाँ पर है कंचनजंगा, तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है चूफाट नृत्य किया जाता है सिक्किम में ही। ठीक है, इसके अलावा लोसुंग, लोसर, सोनम, लोचार, सागा दावा, फांग, लापसेल, ये सब आपका फेस्टिवल है सिक्किम के। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी K2 हमने बता दिया पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है, POK में आता है, जिसका हाइट 8611 मीटर और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद। इसके अलावा बात करेंगे विश्व की पहली चोटी, तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट। और अगर पूछेगा फ्रेंड्स उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का अगर उच्चतम चोटी पूछेगा तो वो आपका नंदा देवी हो जाएगा, जिसका हाइट आपका 7816 मीटर है। ठीक है, कामेट भी है लेकिन उसका हाइट 7756 मीटर है, याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला सियोक, गिलगित, सीगर, गस्टिंग और ट्रांस जैसी कई हिमालय सहायक नदियां जिसे किस जल निकाय में मिलती है और अंततः अटक के पास की पहाड़ियों से निकलती है, जहां यह काबुल नदी से मिलती है। तो देखिए, जहां पर भी सियोक, गिलगित, इन सब नदियों की अगर बात आए तो आप सिंपल सिंधु नदी प्रणाली आपको याद रखना है। ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली का ये सब हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा जो सियोक नदी है, ठीक है, सिंधु नदी का एक सहायक नदी है। तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलता है। अगर पूछेगा सिंधु नदी में मिलने वाली जो नदी है, जो बाईं ओर से कौन कौन मिलती है और दाईं ओर से कौन कौन मिलती है, तो आपको दाईं वाला सबसे ज़्यादा यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सॉरी, बाईं वाला यहाँ पर ज़्यादा याद करना है, क्योंकि बाएं वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज है और इसके अलावा जांस्कर है। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन पाँचों को मतलब कंबाइन करके जो है पंचनद के रूप में इसको जाना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
तो बाएं तरफ से ये आपको पंचनद याद रखना है, प्लस में जंस्कार याद रखना है। इसके अलावा जो दाएं तरफ से आपको सियोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, कोची, गोमल, ये सब आपका जो है दाएं तरफ से मिलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आप बाएं वाला याद कर लीजिएगा, दाएं वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बाकी इसके अलावा बात करेंगे हम लोग यहाँ पर झेलम वगैरह की। ठीक है, तो झेलम इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया कि झेलम जो आपका बैरीनाग से निकलता है। चेनाब आपका बारालाचला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से निकलता है। रावी एंड व्यास की बात करेंगे तो रोहतांग पास से निकलता है। सतलज की बात करेंगे तो ये राकस ताल से निकलता है। ठीक है, बाकी अभी मैंने बताया था कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन पांचों को मिलाकर के जो पंचनद का निर्माण होता है, जो कि पंजाब में मिठानकोट होता है ना, वहाँ पर आकर के मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें हम लोग याद कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई आपका 1114 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ पर बहता है? 3 देशों में बहता है। ये चीन से तो निकलता ही है। ठीक है, चीन में जो बोखरचू ग्लेशियर है, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से ये निकलता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बोखरचू हिमनद मानसरोवर झील से ये निकलता है। ठीक है, और ये भारत में फिर एंटर करता है, भारत के बाद फिर पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान की ही ये राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, और ये अरब सागर में जाकर के गिरती है फिर लास्ट में। तो ये आपको प्रवाह जो है तंत्र आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक बहती है। ठीक है, बाकी 1960 में एक सिंधु जल संधि हुआ था, किसके किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता, जो कि अभी 2 दिन पहले जो इसको निरस्त किया गया कुछ दिनों के लिए, जो अभी पहलगाम जो हमला हुआ है यहाँ पर, उस चीज़ को लेकर के। तो ये चीज़ याद रखना, 1960 में यह आपका हुआ था सिंधु जल संधि, जिसमें कि भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान थे। ठीक है, और बाकी इसमें मीडिएटर कौन था? तो मीडिएटर आपको वही वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, इसके तहत क्या था कि जो आपकी 6 नदियां हैं, मतलब ऐसे तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये जो 6 नदियां हैं, उसमें से ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ठीक है, जिसको कि वेस्टर्न रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो इस पर जो है 80% पानी पर जो अधिकार होगा वो पाकिस्तान का होगा और 20% पानी पर जो अधिकार है वो भारत का होगा। और अभी वही सिंधु वाला जो है ना, उस पर अभी आपका भारत ने क्या कर दिया है? रोक लगा दिया, पानी को रोक दिया यहाँ पर, यानी कि जो समझौता हुआ था उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या किया गया? निरस्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखने का कि सिंधु, झेलम, चेनाब जो 3 नदियाँ हैं, उस पर 80% पानी का अधिकार पाकिस्तान को रहेगा और 20% पानी का अधिकार जो है वो भारत को रहेगा। और रावी, व्यास, सतलज की अगर बात करेंगे तो इन 3 नदियों में उल्टा हो जाएगा, यानी कि 80% पानी भारत यूज करेगा इसका और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये आपका हुआ था सिंधु जल संधि में। ठीक है, जो कि 1960 में हुआ था। बाकी कभी कभी देखिए यहाँ पर जो है पूछ देता है यहाँ पर पुराना नाम, जैसे सिंधु का, तो सिंधु का तो सिंधु ही होगा, लेकिन झेलम का याद रखनी है, झेलम का वितस्तता, चिनाब का आस्किनी, व्यास का बिपाशा, रावी का पुरुषनी, सतलज का सतुद्री। तो ये आपको पुराने नाम भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सिंधु, झेलम और चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो 2 नदियों के बीच में कुछ जैसा कि पता है दोआब होता है। तो सिंधु और झेलम के बीच में अगर पूछेगा तो सिंध सागर दोआब हो जाएगा, ये कहलाता है। झेलम और चेनाब के बीच में आपका जेच हो जाएगा। ठीक है, जेच दोआब। ठीक है, रावी और चिनाब और रावी के बीच में पूछेगा तो रेचना दोआब, और रावी और व्यास के बीच में पूछेगा तो वारी दोआब, और व्यास और सतलज के बीच में पूछेगा तो विप्स या विप्स्ट दोआब इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोआब क्षेत्र है, आपको याद रखना है यहाँ पर कि कौन सी नदियों के बीच में कौन सा है। ठीक है, बाकी ये जो आपका वही डायग्राम यहाँ पर बताया गया कि कहाँ से निकलता है, तो बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलता है। ठीक है, और भारत में जो है लद्दाख के थ्रू एंटर करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है झेलम नदी अपनी युवावस्था में घुमावदार चलती है, मतलब मियांड्रिंग करती है, मतलब इस तरीके से जो है इसको बोलते हैं मियांड्रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका युवा अवस्था में झेलम नदी चलती थी, वही झेलम नदी जिससे कि जो वूलर झील है आपका कश्मीर में, ठीक है, जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो उसको यहीं से पानी मिलता है। इसके अलावा सतलज नदी जो है भारत में सिपकिला दर्रे से एंटर करती है, और चेनाब नदी भारत की सीमा बनाती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ चेनाब रिवर याद रखिएगा। बाकी ये जो पंचनद हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो ये आपका जो है जहाँ पर मिलता है वो मिठानकोट में मिलता है पाकिस्तान के। बाकी जो शाहपुर कैंडी बराज हम लोगों ने बनवाया है रावी नदी के ऊपर, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है जीविकोपार्जन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो जीविकोपार्जन का मतलब ये होता है जीविका अर्जन करने के लिए, यानी कि जीवन यापन करने के लिए जो है जो कृषि की जाती है उसको जीविकोपार्जन करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से किसान अपने लिए उत्पादन करते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा वाणिज्य कृषि क्या होता है? तो वाणिज्य का मतलब ही होता है व्यापार, तो इसका उद्देश्य होता है व्यापार करना, यानी कि उत्पादन को बेचना, जैसे कि आपका भांग की खेती हो गया, ठीक है, या फिर आपका तंबाकू हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका पर्पस क्या है?
खुद तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेचने के पर्पज से किया जाता है, तो इसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और एक होता है वृक्षारोपण कृषि, जिसमें कि एक बड़े भूभाग में जो है एकल कृषि या फसल को उगाया जाता है, जैसे कि कपास और जूट। तो ये सब आपका हो जाएगा वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत। और जैविक कृषि का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन वो जैविक तरीके से करते हैं, ठीक है, केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड का नहीं यूज करते हैं, तो उसको जैविक कृषि कहते हैं। बड़ा प्राकृतिक प्रक्रियाओं और संसाधनों के उपयोग पर आधारित ये कृषि होता है। इसी में एक होता है ZBNF, जो जिसमें कि आपका शून्य बजट प्राकृतिक खेती, मतलब इसमें जो हम लोग यूज करते हैं जैविक वाले में ना, वो भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के उर्वरक या फिर कीटनाशक का उपयोग किए बिना जो कृषि करते हैं ना, उसको ZBNF कहते हैं, ठीक है। जल संवर्धन कृषि क्या होता है, तो नाम में ही है जल, ठीक है। तो मृदा की अनुपस्थिति में फसलों को उगाने की प्रक्रिया जो है जल संवर्धन कृषि कहलाती है। गहन निर्वाह कृषि की बात करेंगे तो बहुत छोटे भाग में कृषि करना, ये आपका गहन कहलाता है, मतलब छोटा सा एरिया में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल को उगाना, ये आपका गहन कृषि कहलाता है, ठीक है। ये जहाँ पर होता है, मतलब वहाँ पर होता है जहाँ पर जनसंख्या जो बहुत ज़्यादा होता है और जो लैंड होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, जैसे कि आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा आदिम निर्वाह कृषि की बात करेंगे तो ये आपका आदिम का मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है। तो पुराने औजारों या उपकरणों का प्रयोग करके जो कृषि किया जाता है उसको आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जितने टाइप के यहाँ पर जो है कृषि है वो आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन, बोला बिना अनुमति के संसद में कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपका 60 डेज तक, अगर 60 दिन लगातार अगर नहीं आता है, और ये कौन सा आर्टिकल में था, 101 में था ना, तो ये आपका 60 दिन तक अगर नहीं आएगा ना, तो वो आपका अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ये चीज़ आपका 101 नंबर आर्टिकल में लिखा गया, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी आर्टिकल नंबर 75 क्या है, तो आर्टिकल नंबर 75 भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, एक बार फिर से बताता हूँ। ये मंत्री के संबंध में अन्य प्रावधान के बारे में बात करता है, बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एवं अन्य मंत्री भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं, मतलब नियुक्ति को लेकर के बात है। इसके अलावा 75(1) में जो है आपका सब क्लॉज है, जैसे 1A बोलता है आपका कोरम से रिलेटेड है, ठीक है, कोरम बोल रहा हूँ मैं, कोरम तो आपका 100 में है ना, कोरम नहीं, सॉरी, 75(1)A में ये है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा में उसका 15% ही जो है मंत्री बनेंगे। ये चीज़ आपका यहाँ पर जो है 75(1)A में है, जिसको कि 91st अमेंडमेंट से यहाँ पर जो है ऐड किया गया, तो याद दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा 75(1)B में अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, यानी कि दल बदल जो नियम है, उसके विरुद्ध अयोग्यता की बात करता है 75(1)B में, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा बात आपको याद नहीं रखना है, सिंपल याद रखना है। इसमें जो है दल बदल के अगर खिलाफ अगर आप अयोग्य घोषित किया जाता है तो फिर आपको जो है मंत्री का जो पद है वहाँ से आपको हटना पड़ेगा, या मेंबर आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 75(2) है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब मंत्री जो है राष्ट्रपति का जब तक मन रहेगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उसको हटा सकता है। बाकी 75(3) की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 75(4) की बात करेंगे तो शपथ को रिलेटेड है, शपथ किसको देता है, तो ये राष्ट्रपति, मतलब शपथ इनको दिलवाते हैं जो भी मंत्रिपरिषद है उनको, ठीक है। बाकी 75 का 5 जो है क्लॉज, वो बोलता है मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसको किसी भी सदन की सदस्यता जो है 6 महीने के अंदर लेनी होगी, ये बात आपका जो है 75 के 5 में है। 75 के 6 में आपका वेतन और भत्ता से रिलेटेड है, तो ये 6 जो क्लॉज है ना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी 102 नंबर आपको याद रखना है। 101 तो मैंने बता दिया ना, 101 आपका क्या होता है, 101 होता है वही जो हम लोगों ने अभी देखा था कि 60 दिन तक अगर लगातार नहीं आता है तो फिर उसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और जो है मतलब वो पद पे नहीं रहेगा, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उसको, वो चीज़ है आपका 101 में। बाकी 102 में आपका सदस्यता के लिए अयोग्यता है, क्या क्या अयोग्यता है, तो पहला कि वह भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारण ना करे, ठीक है। यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी पागल है तो उस केस में जो है वो मतलब अयोग्य हो जाएगा। यदि वह दिवालिया है, मतलब दिवालिया मतलब हो सकता है ना बैंकरप्ट जिसको बोलता है, ठीक है, तो अगर वो है तो भी वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो ये सब आपके क्लॉजेस है, देख लीजिए 1B 1C 1D में अगर बात करेंगे तो ये आपका भारत का नागरिक अगर नहीं है या फिर स्वेच्छा से अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया तो खुद ब खुद आपका जो है देश की नागरिकता खत्म हो जाती है, तो उस केस में भी यहाँ पर जो है वो अयोग्य होगा, ठीक है, सदस्यता के लिए। इसके अलावा बात करेंगे 1E में, तो ये आपका यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या फिर उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, मतलब मान लीजिए संसद कोई लॉ बनाया है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, सदस्यता आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और क्या है यहाँ पे,
और इसी में सेकंड क्लॉज में बोला कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य होगा। वही 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है, ठीक है, जिसको कि 52nd अमेंडमेंट 1985 के तहत जोड़ा गया है। तो अगर इसके तहत कोई अयोग्य है, ठीक है, तो भी आपको वह मतलब सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। और ये दल बदल जो है, ठीक है, ये जो कानून होता है इसमें सब अंतिम निर्णय किसका होता है, तो ये आपका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, ठीक है। आगे है दल बदल के तहत अयोग्यता क्या क्या है, तो वही उस सदस्य, यदि सदस्य स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है तो आपका दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। यदि वह अपने पार्टी के निर्देशों के विपरीत वोट करता है, ठीक है, तो भी आपको वही वो दल बदल कानून लग जाएगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, ठीक है, तो भी आपका दल बदल लॉ लग जाएगा। क्योंकि देखिए कोई वोट दिया है आपको निर्दलीय, मतलब कि वो कोई पार्टी नहीं चाहता है, ठीक है, मतलब जो पार्टी काम कर रहा है करेंटली, तो उसमें मतलब जो भी है, ठीक है, उनके काम वो उनको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको वोट किए हैं, ठीक है, जो कि आप निर्दलीय हैं। अगर आप बाद में जाकर के किसी दल को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर ये भी चीज़ को मना किया गया है कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य भी अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल रहता है तो भी आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद पार्टी में शामिल हो जाता है, ठीक है, तो भी वो मतलब हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए एक इसमें अपवाद था, 91st जो अमेंडमेंट हुआ था ना, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि अगर जो मेंबर 2/3 जो मेंबर्स है, मान लीजिए किसी पार्टी के 2/3 मेंबर अगर किसी दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं, अगर हो गए, ठीक है, तो उस केस में वो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन ये 91st अमेंडमेंट से पहले जो है मात्र 1/3 ही था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 91st अमेंडमेंट आने के बाद 2/3 मेंबर्स अगर मतलब राजी हैं दूसरे दल में जाने के लिए तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा उस पार्टी के ऊपर। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन 91st अमेंडमेंट से पहले ये मात्र 1/3 ही था। इसके अलावा एक किहोट्टो होलान वर्सेस जचिलो केस हुआ था, जिसमें कि ये बोला गया था कि जो भी पीठासीन अधिकारी होगा, जो भी लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो उसका निर्णय अंतिम होगा, लेकिन इसमें न्यायपालिका जो है समीक्षा कर सकती है। मतलब समीक्षा करने का मतलब वही कि छानबीन कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका किहोट्टो होलान वर्सेस जचिलो केस में आपका हुआ था, तो ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये दल बदल के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित सदन की बैठक के पहले घंटा को क्या कहते हैं, तो ये प्रश्नकाल कहलाता है। देखिए 2 आपका सेशन होता है, मतलब 2 आपका यहाँ पर जो है होता है, ठीक है, 2 आवर होता है। पहला आवर जो होता है वो 11 से लेकर के 12 बजे के बीच में होता है, जिसको कि प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। और 12 बजे से लेकर के 1 बजे का जो काल होता है उसको शून्यकाल बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है दिन का एजेंडा तय होता है, जो सेकंड वाला होता है आपका, और जो फर्स्ट वाला होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रश्न कितने टाइप के होते हैं, तो प्रश्न आपके जो है मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, जिसमें कि सवालों का जवाब जो आपका मौखिक तौर से मांगा जाता है, मतलब बोल के पूछा जाता है, ठीक है। और इन पर जो है तारांकित चिन्ह लगा होता है, मतलब स्टार मार्क लगा रहता है। और ये पूरक प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न मीन्स कि मान लीजिए कि आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, ठीक है, और उसके बाद ही दूसरा प्रश्न भी आपसे पूछ दिया गया, क्योंकि अब ओरली है तो ओरली पूछा जा सकता है। लेकिन अब वही अतारांकित प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें लिखित उत्तर आवश्यक होता है, ठीक है, मतलब इसमें लिखित उत्तर देना होता है और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। दोनों में यही अंतर है, इसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है और इसमें नहीं पूछा जा सकता है। और एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न जो है इससे जुड़े सवालों को तय सूचना अवधि से कम समय में भी पूछा जा सकता है, और इसको पूछने के लिए जो है कम से कम 10 दिन का जो है नोटिस देना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये 3 है। बाकी एक आपका और होता है जो निजी व्यक्तियों से पूछा जाता है, ठीक है। आप निजी व्यक्ति कौन होता है, तो निजी व्यक्ति या निजी सदस्य वो होता है जो किसी मंत्री के पद पर नहीं होता है, ठीक है। संसद में जो मंत्री के पद पर नहीं है उसको निजी व्यक्ति कहते हैं। तो उससे जो प्रश्न पूछा जाता है ना वो निजी सदस्य से भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे है आर्टिकल नंबर 105 क्या बोलता है, तो ये बोलता है आपका संसद और सदनों की शक्ति एवं उसके सदस्य और समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार के बारे में। कि मतलब मान लीजिए कि जो भी मेंबर्स होंगे ना संसद में, उनको बोलने की आज़ादी होगी। अगर संसद का कोई भी सदस्य जो है अपने द्वारा बात कहता है, ठीक है, तो उसको जो है फिर अदालत में उसके लिए फिर कोई कार्यवाही नहीं होगी, मतलब उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा कोई, ठीक है। ये सब पावर मिले हुए संसद के सदस्यों को, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये भी चीज़ है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ समय समय पर संसद के द्वारा परिभाषित की जाती है, ठीक है। और उनके खिलाफ कोई नागरिक कार्यवाही भी नहीं की जाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर 105 नंबर में दिया गया, यानी कि मुख्य रूप से संसद की जो है यहाँ पर शक्ति के बारे में बस बात की गई है और जो विशेषाधिकार मिले हुए उसकी बात है। बाकी 120 नंबर आर्टिकल तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि इसमें जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। 121 में आपका संसद में चर्चा पर रोक, ठीक है। संसद में चर्चा पर रोक करने का मतलब है कि जो भी आपका हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो
बातें होंगी, ठीक है, वो आपका संसद में डिस्कस नहीं होगा। और 122 में ये था कि जो आपका अदालत यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो बातें हैं, ठीक है, मतलब वो जो है आपका वो कार्यवाही कोई नहीं करेगा संसद का, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 122 में है। तो 121 और 122 भी आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल के सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है? तो देखिए, संबोधन आपको पढ़ा होगा, जो सेंटर वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि 86 आर्टिकल में है, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया था कि जो 79 से लेकर के 112 तक के जो आर्टिकल्स हैं, अगर उसमें 89 ऐड कर दीजिएगा तो हम लोग स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर 112 से लेकर के 123 के बीच में अगर आर्टिकल्स है तो उसमें +90 ऐड कर दीजिएगा तो हम स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमको पता है सेंटर वाला जो 86 में था वो आपका राष्ट्रपति को जो है संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है राष्ट्रपति को। तो उसी में आप यहाँ पर जो 89 ऐड कर दीजिए, यानी कि 86 प्लस में 89 कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका 175। तो ये आप लोग का यहाँ पर जो है रिलेटेड है किसमें, राज्यपाल के जो है संबोधन से, ठीक है। तो काफ़ी इजी है इस चीज़ को याद करना। अगर आप मतलब सेंटर वाला याद कर लेते हैं तो इजीली जो आपका स्टेट वाला याद हो जाएगा। बाकी 87 में था आपका राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी मोशन ऑफ थैंक्स जिसको बोलते हैं। तो इसी में आप 89 ऐड कर दीजिए तो राज्यपाल का विशेष संबोधन आपका हो जाएगा, ठीक है। 88 की बात करेंगे तो 88 में आपका सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार की वहाँ पर बात की गई। 88 में क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं? अधिकार ये हैं कि जो मंत्री है, ठीक है, या महान्यायवादी है, कोई भी सदन में जाकर के बैठ सकता है, अटेंड कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। ये चीज़ यहाँ पर है, वोट सिर्फ अपने अपने यहाँ पर जो है सदन में ही करेगा वो। लेकिन महान्यायवादी की अगर बात करेंगे तो महान्यायवादी तो किसी भी सदस्य का सदन का मेंबर नहीं होता है, तो वो किसी में भी आपका जो है बात कर सकता है, अटेंड कर सकता है उसको, लेकिन वोट किसी में भी नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी कि जिस मतलब सदन के मेंबर है उसी में जो है वोटिंग सिर्फ कर सकता है, बाकी बोलने का अधिकार जो सब में है, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 88 में है। तो ये है, बाकी इसमें आप 89 ऐड कर दीजिए तो आप पहुँचिएगा राज्य वाले में। तो 177 यानी कि सदनों के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता, यहाँ पर महाधिवक्ता हो जाएगा, यहाँ महान्यायवादी होता है तो यहाँ महाधिवक्ता हो जाएगा, तो उसके अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजीली है, स्टेट वाले से सेंटर वाले से स्टेट वाला याद हो जाएगा काफ़ी इजीली, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा बस, ठीक है। चलो, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो काफ़ी इजी, 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऐसे एग्जैक्ट डेट भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज़ों की तरफ से आपका हेक्टर मुनरो था, ठीक है, और इधर से आपका जो है नवाब मीर कासिम था, प्लस में अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, प्लस मुगल राजा शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। ये 3 लोग जो है मिलकर के युद्ध लड़े थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है हेक्टर मुनरो यहाँ पर जीत जाता है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप जो है आपका इलाहाबाद की संधि होती है जो कि रॉबर्ट क्लाइव करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है वो मैं बात करूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको बता दें, ये जो आपका बक्सर का युद्ध जब ये हारा था तो इसके पहले मीर जाफ़र आपका जो है नवाब था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद ही बना था। तो प्लासी के युद्ध के बाद जब बना था तो फिर इसको हटा करके मीर कासिम को बनाया गया था, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, इसलिए फिर से मीर जाफ़र को यहाँ पर जो नवाब बना दिया गया था, ये याद रखिएगा। बाकी युद्ध जब खत्म हुआ तो इलाहाबाद की संधि होती है जो कि रॉबर्ट क्लाइव करता है, और इसके फलस्वरूप जो है आपका द्वैध शासन स्टार्ट होता है, ठीक है। द्वैध शासन मीन्स की इसमें जो दीवानी राइट्स होंगे वो अंग्रेज़ों को मिलेंगे और जो निजामत वाले राइट्स होंगे वो शाह आलम द्वितीय को देखना पड़ेगा। मतलब इसमें जो है पुलिस प्रशासन ये सब आपका जो है निजामत वाला में आएगा और दीवानी में आया टैक्स कलेक्शन का, ठीक है। तो ये आपका जो है द्वैध शासन आरंभ हुआ जो कि शाह आलम द्वितीय पे लगाया गया। बाकी इसमें जो है सुजाउद्दौला जो था, ठीक है, जो कि इसमें जो है कारा और जो इलाहाबाद था, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट, उसको जो है शाह आलम द्वितीय को देने को कहा गया, और जो भी युद्ध का मुआवजा था उसको भी भरने के लिए जो है सुजाउद्दौला को कहा गया। और बाकी शाह आलम द्वितीय से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है उसको प्रोवाइड किया जाए, ऐसा यहाँ पर जो है बोला गया। दीवानी का मतलब होता है राजस्व एकत्र करना। तो ये आपका था, ठीक है, इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत। बाकी बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में, जिसको कि 7 साल के बाद, यानी इलाहाबाद की संधि ये 7 साल तक चलती है, और 7 साल के बाद जब वारेन हेस्टिंग्स आते हैं तो फिर इसको ख़त्म करता है, ठीक है, द्वैध शासन को 1772 में, याद रखिएगा। और बाकी द्वैध शासन क्या है मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो इनको सबसे पहले अगर पूछा ना तो ऐसे तो सब हैं, डी के कर्वे भी है, सावित्रीबाई फुले भी हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर पूछेगा तो राजा राम मोहन राय ने किया था। बाकी डी के कर्वे की बात करेंगे तो इन्होंने महिला शिक्षा के लिए जो है कदम उठाए थे, और सावित्रीबाई फुले की बात करेंगे तो इन्होंने मतलब ये पहली महिला शिक्षक थी, ठीक है, और ज्योतिबा फुले की जो है ये पत्नी थी, याद रखिएगा। बाकी राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ चीज़ें याद करें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इन्होंने मतलब आत्मीय सभा एक स्थापना हुआ था 1814 ईस्वी में कलकत्ता में, ठीक है। राजा राम मोहन राय
को बात करेंगे तो इनको जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अकबर सेकंड के द्वारा जो इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में 1817 में। किसकी मदद से? तो डेविड हेयर की सहायता से। ठीक है, बाकी एक बनारस में भी हिंदू कॉलेज है जिसकी स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। इन्होंने वेदांता कॉलेज 1825 में, राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांता कॉलेज की भी स्थापना किया था। बाकी इनके अलावा जो रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं तो याद रखिएगा, एकेश्वरवाद को उपहार, ठीक है, जीसस के उपदेश, मिरातुल अखबार और संवाद कॉमेडी, ये सब जो आपके रचनाएं हैं प्रमुख राजा राम मोहन राय के। बाकी इन्होंने 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की भी यहाँ पर जो स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि पहले क्या था, पहले क्या था आपका, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे धर्म सभा क्या था, तो धर्म सभा 1830 में जो है राधाकांत देव के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था, जिसका मूल लक्ष्य था जो है आपका राजा राम मोहन राय के विचारों, मतलब राजा राम मोहन राय के विचारों के खिलाफ था, लेकिन इनका भी मुख्य उद्देश्य वही था। ठीक है, धर्म की रक्षा करना। ठीक है, ये सब आपका। बाकी एक था सत्य शोधक समाज, जो कि आपका 1873 ईस्वी में जो ये स्थापित किया गया था, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा ये किया गया था आपका, जो कि एक माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें दो थी, एक गुलामगिरी जो कि 1873 में ही प्रकाशित की गई थी मराठी लैंग्वेज में, दूसरा था आपका सार्वजनिक सत्यधर्म, ये भी था। ठीक है, बाकी इनकी पत्नी जो थी वो आपकी सावित्रीबाई फूले थी, जो कि भारत की पहली महिला अध्यापक बनी थी। ठीक है, पूना में पहला बालिका विद्यालय भी खोला गया था 1848 ईस्वी में, दोनों ने मिलकर खोला था। बाकी सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी और उद्देश्य क्या था, तो जाति प्रथा के विरुद्ध ये उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के सबसे पहले गुरु के बारे में याद रखिएगा कि रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, रामकृष्ण परमहंस का, और ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में काली मठ में साधु थे, परमहंस की बात करेंगे तो। बाकी स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम अगर पूछेगा तो ये नरेंद्र नाथ दत्त था, जिनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और इसीलिए इस दिन जो है मतलब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका मृत्यु 4 जुलाई 1903 को हुआ था। एंड अगर बोलेगा, ये तो हम लोग का राष्ट्रीय वाला हो गया, अगर हमसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय वाला तो ये आपको याद रखना है 12 अगस्त। ठीक है, बाकी स्वामी विवेकानंद जी की दो प्रमुख पुस्तकें राजयोग और कर्मयोग, ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यही, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, तो पहला बोल रहा है मेगास्थनीज ने मौर्य नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला था, तो बिल्कुल सही है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। नगर परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था, तो ये भी सही है। कौन कौन सा वो 6 था, तो पहला था सेना, हाथी, नेवी, यातायात, घुड़सवार और रथ। ठीक है, ये भी सही है। नगर प्रशासन सुनियोजित था, ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मेगास्थनीज की बात करेंगे तो ये आपका यात्री था, जो कि आपका सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, पुस्तक इनका था इंडिका। ठीक है, और इसी इंडिका पुस्तक में इन्होंने 7 वर्णों में जो है समाज को बांटा था। ठीक है, जो कि गलत था लेकिन इन्होंने छापा हुआ था। ठीक है, आगे है 10वां नंबर, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो वाणिज्यिक बैंक जो है ऋण सृजन का काम करते हैं, याद रखिएगा। बाकी मुद्रा जारी कौन करता है, तो आरबीआई करता है। सरकार को बैंकिंग सुविधाएं कौन देता है, तो आरबीआई देता है। और ऋण नियंत्रण की बात करेंगे तो ये आपका मौद्रिक नीति के तहत जो है ये होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे ये जो ऋण सृजन है, ठीक है, ये आखिर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, जैसे आप ही हो, ठीक है, आप जो है 10,000 रुपये जो है बैंक में जमा किए हैं। ठीक है, तो बैंक के लिए जो है ये आपका लाइबिलिटी हो गया, यानी कि देयता हो गया। ठीक है, हम लोगों के लिए एसेट हो गया, जो देता है उसके लिए एसेट होता है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। एसेट क्या होता है, तो एसेट का मतलब होता है जिससे आपको जो है लाभ मिले। जैसे पर्सन मान लीजिए कि बैंक में जमा किया है और मान लीजिए कि उसके बाद 9% इसका जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो लाभ हो रहा है ना, तो लाभ जिसको भी मिलेगा उसको एसेट बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि ये बैंक को दिया, ठीक है, अब बैंक ने भी क्या कर दिया कि इसी 10,000 रुपये को आगे 15% की रेट पर जो है किसी दूसरे को लोन पर दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, ये जो 6% का जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इस पे जो है बैंक क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, और इसी को स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है आपका। तो इसमें जो ऋण सृजन में आपका यही चीज़ होता है कि एक व्यक्ति जो है बैंक को देता है पैसा, तो वो बैंक के लिए लाइबिलिटी कहलाता है, और फिर बैंक जो है किसी दूसरे पर्सन को लोन दे देता है, तो ये आपका एसेट कहलाता है।
ठीक है। देयता क्या होता है, तो अभी मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ जिसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार हो, जैसे ऋण का भुगतान, तो ये आपका देयता कहला गया। बाकी इसी में एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, यानी कि मांग और समय देनदारी, जिसमें कि जो डिमांड लायबिलिटी होता है ना, उसमें आपका सेविंग और करंट जो अकाउंट होता है वो आता है, और टाइम लायबिलिटी में आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसे एफडी आप कहते हैं, सावधिक जमा जमा खाता बोलते हैं, ठीक है, या फिर रिकरिंग जो है डिपॉजिट बोलते हैं, यानी कि आवर्ती जमा खाता। तो ये आपका टाइम वाले में आता है, और डिमांड वाले में आपका सेविंग और करंट अकाउंट होता है। बाकी आरबीआई आपके एनडीटीएल का एक हिस्सा आरक्षित के रूप में रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं रखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि पैसा दिए, ठीक है, और बैंक को, लेकिन समय पूरा होने से पहले ही अगर मान लीजिए कि आपको ज़रूरत पड़ गया, लेकिन अगर बैंक ने वो पैसा सारा का सारा इसको दे दिया रहेगा, तो फिर आपको वो दे नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आरबीआई का एक रूल है कि वो ये बोलता है कि आप पूरे पैसा को जो है मतलब लोन नहीं दे सकते किसी दूसरे को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10,000 रुपये आपको मिले, तो आपको 10,000 रुपये पूरा लोन नहीं दे देना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो व्यक्ति आपको जमा किया पैसा, वो आपसे कुछ दिनों में वो मांग ले, ठीक है। तो उस केस में आपके पास पैसा रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है बोला गया है कि आप पूरा का पूरा पैसा जो है लोन पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें बैलेंस शीट होता है, ठीक है, जिसके अंदर दो चीज़ें आती है, लायबिलिटी और एसेट्स, जो कि मैंने बता दिया। देता क्या होता है, जो जमा होता है वो, और जो एसेट क्या होता है, जिस जो लोन मतलब देता है बैंक, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट आता है वो आपका लोन कहलाता है। बाकी जमा भी दो तरह का होता है, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट, वही आपका बस यहाँ पर जो है फ्लो चार्ट की तरफ से बताया गया। बाकी सब चीज़ मैंने बता दिया वही, कि डिपॉजिट जो है दो तरह का होता है, एक होता है बचत खाता, एक चालू खाता, ठीक है, और ये जो है व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दिया जाता है। और ये जो सावधिक जमा होता है ना, ये आपका निश्चित समय पर परिपक्व होता है। आवर्ती जमा जैसे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी जो करते हैं जो नॉर्मल पीपल, ठीक है, वो सब इसके अंतर्गत आता है। 11वें नंबर क्वेश्चन है, धन गुणक अपनी गणना के लिए जो है किस मौद्रिक उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ये होता है नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। धन गुणक अपनी गणना के लिए जो किस मौद्रिक उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा। आरबीआई के पास रखा जाता है, जो एक वाणिज्यिक बैंक के कुल जमा राशि के प्रतिशत को संदर्भित करता है, ठीक है। बाकी इसी में मुद्रा गुणक क्या होता है, तो मुद्रा गुणक होता है बैंकों द्वारा आरक्षित निधि के प्रत्येक डॉलर में बनाई गई नई मुद्रा की अधिकतम राशि, और ये जो होता है आपका नगद आरक्षित अनुपात जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि धन गुणक अगर जो है यहाँ पर बढ़ेगा तो नगद आरक्षित अनुपात जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, आपको याद रखना है, सिंपल सा। हालांकि इसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, तो बस ये डिफिनेशन याद रखिएगा और ये फॉर्मूला याद रखिएगा बस, ठीक है, और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विलियम जॉनसन ने आनुवंशिकता के मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द किस वर्ष गढ़ा था, तो ये आपका 1909 हो जाएगा, ठीक है। मेंडेलियन का फुल फॉर्म क्या था, मतलब पूरा नाम क्या था, तो जॉन ग्रेगर मेंडल था, जिन्होंने आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है इनको, जिन्होंने मटर के पौधे पर ये जो प्रयोग किया था, ठीक है। मटर का जो है मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पीशम सैटिवम है, तो उस पर ये काम किए थे। और इन्होंने 3 नियम दिए थे आनुवंशिकता के। कौन कौन से वो 3 नियम है, याद कर लीजिए यहाँ पर। पहला है मेंडल का प्रभुत्व का नियम, जिसके अंदर का दिया था कि जब विपरीत गुण वाले माता पिता का संकरण होता है तो संतान में केवल प्रमुख गुण ही प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए कि लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों का संकरण करवाया गया, तो जब संकरण होगा तो जो प्रोमिनेंट हम लोग का होता है टी, कैपिटल टी, तो ये हम लोग का जो है गुण प्रकट होगा, लंबा वाला गुण प्रकट होगा, ये पहला वाला बोलता है, ठीक है। उसी प्रकार से मेंडल का पृथक्करण का नियम अगर हम बात करेंगे तो ये बोलता है युग्मक के गठन के दौरान जीन वेरिएंट या फिर एलील्स के जोड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मतलब टी और टी है, ठीक है, तो इसमें जो है गुण जो है वो अलग अलग में बढ़ जाता है, यानी कि टी और टी ये बढ़ जाता है, ठीक है। एलील्स का मतलब आप समझ सकते हैं गुण, ठीक है। तो दूसरा वाला नियम है ना, उसमें पृथक्करण हो जाता है, इस तरीके से बढ़ जाता है। और तीसरा वाला बोला स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, यानी कि युग्मक निर्माण के दौरान 2 या 2 से अधिक अलग अलग जीनों के एलील एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मक में क्रमबद्ध हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 गुण है, एक है मतलब आकार का और एक है रंग का, ठीक है, तो दोनों अलग अलग गुण है, ठीक है, और दोनों अलग अलग गुण जब एक में दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। तो तीसरे वाला नियम में ये होता है। बाकी अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चीज़ है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी रिवाइज करवाया है, उसमें अच्छे से मैंने बता रखा है इस चीज़ को, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है, बायोलॉजी वाला जो आपका ये चैप्टर है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा 3 नियम है, प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और वर्गीकरण का नियम, ठीक है। आगे है आपका न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो है पहले तत्व के समान होते हैं, किस तत्व के गुण n के समान होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरस। बाकी न्यूलैंड का अष्टक नियम अगर पूछेगा तो याद रखिएगा जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो हर 8वें तत्व के गुण समान होते हैं, ठीक है। न्यूलैंड्स ने तत्वों को क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित किया था और प्रत्येक पंक्ति में 7 तत्व होते हैं।
जो कि आपका इस तरीके से था, 1865 ईस्वी में ये दिया गया था। म्यूजिकल नोट्स पर आधारित है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। फिर इसके बाद से सा रे गा मा फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि सातवें के बाद हर एक आठवां एलिमेंट जो है वो उसका गुण जो है सेम होगा। तो हमसे पूछा था सोडियम का ना, तो सोडियम देख लीजिए यहाँ पर है, सोडियम नहीं था, नाइट्रोजन था। ठीक है, नाइट्रोजन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नाइट्रोजन आपका। ठीक है, तो इस वर्ग के जितने भी आपके हैं ना वो सारे के गुण आपका सेम है, जैसे कि नाइट्रोजन का, सॉरी हाँ नाइट्रोजन का, उसके बाद फास्फोरस का, मैंगनीज का। ठीक है, तो ये सब आपका जो है यहाँ पर सेम गुण को दिखाता है। इसके अलावा बात करेंगे इनका जो था, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स थे, तो याद रखिएगा 56 एलिमेंट्स थे। अंतिम तत्व इनका कौन था, तो थोरियम था। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो कैल्शियम था ना, नहीं हाँ ठीक है, यहाँ पर अंतिम तत्व आपको याद रखना थोरियम था। टोटल एलिमेंट्स इनका 56 था। लेकिन नोबल गैसेस के आविष्कार के बाद जो है ये आपका काम करना बंद कर दिया था, तो ये सफल नहीं माना जाता, याद रखिएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका गोवा में स्थित है। अगर पूछेगा समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये आपका तमिलनाडु में है। अगर पूछेगा वन अनुसंधान और पेट्रोलियम अनुसंधान, तो ये आपका देहरादून में है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है 15 नंबर, बोला भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और रख रखाव के कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है, तो ये आपका BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो है जिम्मेदार होता है, जिसका स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बाकी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि जो 4 महानगर है आपका, ठीक है, जो मेट्रो सिटी है उसको जोड़ने का काम करता है, जो कि 5846 किलोमीटर है इसका टोटल लेंथ। बाकी नेक्स्ट है आपका कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक इतिहास जो बुक है आपका ये लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जियोग्राफी का की बात करेंगे तो स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया है। और एरिथ्रियन सागर का जो पैरालैप्स है ये आपका विलियम सॉफ्ट के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका भारत का विश्व स्तर पर प्रशंसित संगीतकार रिकी केज ने किस एल्बम के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो विंड्स ऑफ समसारा, ठीक है, इसके लिए जो है इनको ग्रैमी मिला है 57वां ग्रैमी। किनको मिला है, तो रिकी केज को। इसके अलावा हंग्री टाइड्स की बात करेंगे तो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। सी ऑफ पॉपीज, शैडो लाइन्स, ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक, ये सब आपका जो है अमिताभ घोष का ही है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग मिसेज वर्ल्ड 2025 किसने जीता है, तो सेगो गेलाई, जो कि पहली अश्वेत महिला है जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, उनको यहाँ पर जो है 2025 वाला मिला है, ठीक है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2024 की बात करेंगे तो क्रिस्टीना पिसजुकोवा को यहाँ पर मिला है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे 19 नंबर बड़ा 78th बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो फिल्म की अगर बात करेंगे तो कॉन्क्लेव हो जाएगा। अगर डायरेक्टर पूछेगा तो आपका ब्रैडी कॉम्बर्ट, जो कि यही किसके लिए मिला है, ठीक है, कॉन्क्लेव के ही मिला है, ठीक है। अभिनेता की बात करेंगे तो एड्रियन ब्रॉडी, इनको भी कॉन्क्लेव के लिए ही मिला है। बाकी अभिनेत्री की बात करेंगे तो माइकी मैडिसन हो जाएगा, जिनको कि अनोड़ा के लिए मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बाफ्टा वाला में, ठीक है। डायरेक्टर किसको मिला, अभिनेता किसको मिला, अभिनेत्री को किसको मिला है। बाकी ओवरऑल अगर पूछेगा फिल्म का तो फिल्म आपको कॉन्क्लेव याद रखना है। अगर पूछेगा ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ, तो ये आपका अनोड़ा याद रखना है। और गोल्डन ग्लोब में पूछेगा तो द ब्रूटलिस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर नॉर्वे एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी किया, ठीक है। जो आपका 9th वाला था वो किसने किया था, तो हार्बिन चाइना में हुआ था ये, ठीक है। 10वां वाला अगर पूछेगा तो 10वां वाला आपका सऊदी अरबिया 2029 में होने वाला है। अगर पूछेगा सिर्फ एशियाई खेल, ये तो आपका शीत वाला था ना, एशियाई खेल अगर पूछेगा 2026 वाला तो ये आपका एची नगोया जापान में होने वाला है। बाकी ये जो नौवा वाला एशियाई शीतकालीन खेल जो होता है इसका मास्कोट की अगर बात करेंगे तो बिनबिन एंड निनी था, ठीक है। मोटो की बात करेंगे तो ड्रीम ऑफ विंटर या फिर लव अमंग एशिया ये था। बाकी इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे आपके आरिफ खान और भवानी ठक्कर। एंड पहले स्थान पर इसमें चाइना था। और भारत के अगर प्लेस पूछेगा तो भारत आपका 88वें नंबर पर था, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, जिसको हम लोगों ने 30 से 35 मिनट के अंदर रिवाइज कर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी आपको करवाया जाएगा। और मैं बताया तो आपको ये वीक ख़त्म होते होते जो हम लोग सर के जो है साथ चलने वाले हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा सा एग्जाम था इस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो, लेकिन मैं ऐसा रेगुलर कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी जो लोग भी अगर यहाँ पर चैप्टर वाइज MCQ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस PDF का जो सीरीज़ है, ठीक है, आप इसको ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। PDF की नीड होगा तो बताइएगा, यहाँ पर जो है कमेंट्स जो है हम लोग का जो टेलीग्राम का ID मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पर आकर के जो है मैसेज कर सकते हैं, इसके बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। आपको जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर से आपका रहेगा, मतलब अंदर से डीप से आपका क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपको उठा करके आपको जो है दिया जाएगा, जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप प्लीज़ देख सकते हैं, ठीक है, जिसको भी नीड होगा, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। बाकी चलो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।